रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आखिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, इसके मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मीनिंग में ना सिर्फ दो चीज़ें हैं जो हाईलाइट हैं, जिनके ऊपर एक्चुअल में बैंक रिकंसिलिएशन का मीनिंग है। वो दो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले उसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो वो दो चीज़ हैं, एक तो होती है कैश बुक, दूसरी होती है हमारी पासबुक। यानी कि हमारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो कैश बुक पे और एक पासबुक पे। आखिर ये है क्या, देखिए हमने कैश बुक चैप्टर किया था, उसमें सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक किया। यहाँ पे हम डबल कॉलम में जो हम बैंक का कॉलम बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि कैश बुक में हम बात कर रहे हैं बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम में हम क्या करते थे, जब भी हमारे पास कैश आता था यानी कि प्लस होता था तो हम डेबिट साइड लिखते थे। हम कोई चेक इशू करते थे, कैश माइनस होता था तो हम क्रेडिट साइड लिखते थे। यानी कि बैंक कॉलम अगर चेक आए, पेमेंट रिसीव्ड हो रही है हमें तो डेबिट है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक बैंक के थ्रू तो क्रेडिट हो जाता था, यानी कि माइनस हो जाता था। इतना हमारा बेस क्लियर था अभी तक। अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे, दैट इज पासबुक। पासबुक बहुत जनरल सा है, हम सबके बैंक में अकाउंट होते हैं, ठीक है। पासबुक क्या होता है एक्चुअल में, पासबुक होता है जो बैंक हमारे अकाउंट को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। बैंक हमारे अकाउंट मेंटेन करके चलता है, तो बैंक जब हमारे अकाउंट मेंटेन करता है, तो जब हम बैंक को पैसा जमा कराते हैं तो बैंक अपने अकाउंट में उसको क्या लिखता है, यानी कि कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर देता है। मैं बैंक के नज़रिए से इस एंट्री को बता रही हूँ। बैंक अपने पास कैश अकाउंट को डेबिट करता है, किससे आया, मुझसे आया ना, तो मेरे नाम को क्रेडिट यानी कि टू तबिता को क्रेडिट कर देता है। तो इस केस में पासबुक में अगर कुछ भी चीज़ प्लस होती है तो उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि बैंक के लिए हम एक क्रेडिटर की तरह ट्रीट किए जाते हैं कि अगर हमने कोई पैसा जमा कराया तो बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक एक कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा होगा और हमारे पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। तो हमारा यानी कि मैं तबिता अगर हो गई तो तबिता के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर मैं कैश विड्रॉ कर लूँ बैंक से, यानी कि हम बैंक से पैसा निकाल के लेके आते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, तबिता अकाउंट डेबिटेड टू कैश, उसके अकाउंट से कैश क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, बट मेरा अकाउंट क्या करता है, वो डेबिट करता है, राइट। तो इस केस में माइनस डेबिट यानी कि पासबुक के अकॉर्डिंगली प्लस मतलब क्रेडिट यानी कि पैसा जमा हो गया बैंक में, और माइनस मतलब डेबिटेड यानी कि पैसा बैंक से निकल गया। तो ये तो एक इसका पासबुक का बेस था, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि पासबुक का नेचर अगर आप देखोगे कैश बुक के नेचर से बिल्कुल अपोजिट है। कैश बुक में प्लस यानी कि पैसा जब आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन पासबुक में जब आता है तो क्रेडिट होता है और जाता है तो डेबिट होता है, क्योंकि हम पासबुक के लिए उसके क्रेडिटर होते हैं, तो वो क्रेडिटर की तरह हम लोगों को ट्रीट करके चलता है। तो ये था कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस, राइट। अब हम इसके मीनिंग को समझेंगे। देखिए कैश बुक जो बेसिकली है वो कंपनी बनाती है, कंपनी मेंटेन करके चलती है, और पासबुक जो है कंपनी के बिहाफ पे बैंक मेंटेन करके चलता है। हमारे घर में पासबुक होती है, जिन का भी बैंक में अकाउंट होता है उन सबकी पासबुक होती है। क्रेडिट मतलब बैंक ने पैसा जमा कर दिया, आता है ना हमारे बैंक में, जब भी हम कोई पैसा जमा कराते हैं तो हमारे मोबाइल पे एकदम मैसेज आ जाता है, दिस अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। और अगर एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो दिस अमाउंट इज़ डेबिटेड इन योर अकाउंट, यानी कि पैसा निकल गया। तो ये पासबुक का नेचर था, समझ आया। अब हम मीनिंग को पढ़ेंगे और आप देखोगे कि बहुत सिंपल है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। यानी कि अगर कंपनी मैं हूँ, मेरी कंपनी है, तो मैं इस BRS को बनाती हूँ, यानी कि इस स्टेटमेंट को मैं बनाती हूँ ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे जनरली मंथ एंड होता है, क्योंकि हम हर मंथ एंड में देखते हैं कि रिकंसाइल करते हैं कि भाई क्या बैंक में भी उतना बैलेंस है जितना हमारे हिसाब से आ रहा है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल यानी कि दोबारा से हम उसको रिकंसाइल करते हैं, देखते हैं दी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक के हिसाब से हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कैश बुक के हिसाब से हमारे पास कितना पैसा पड़ा है। तो अगर कैश बुक के हिसाब से मेरे पास 50,000 पड़े हैं, ठीक है, फिर हम किससे मैच करते हैं, विद द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। हम इसको देखते हैं पासबुक से। अब अगर पासबुक हमारी शो कर रही हो 40,000, ठीक है, अब
इस बेसिस पे जब हम देखते हैं कि मिसमैच हो रहा है कि भाई हमारे हिसाब से अलग आ रहा है और बैंक के हिसाब से अलग आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें क्या आता है, शोइंग एंट्री कॉजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई कुछ एंट्रीज हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। हमने तो 50,000 हमारे बैंक में होने चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन बैंक कह रहा है नहीं भाई 40,000 है, तो जो 10,000 का डिफरेंस है वो कहाँ से आया। कई बार बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन की छुट्टी आ जाती है, सैटरडे संडे, तो बैंक ने चेक डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, यानी कि बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, लेकिन हमारे हिसाब से तो फ्राइडे को चेक चला गया था तो हमने तो उसे प्लस कर लिया, तो हो सकता है उस चीज़ का डिफरेंस हो। तो अभी मैं रीजंस पढ़ाऊंगी कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमारी जो बैंक बैलेंस है वो मैच नहीं हो पाता हमारी कैश बुक से, तो वो अभी हम करेंगे रीजंस। लेकिन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है, टू रिकंसाइल करने के लिए। किस चीज़ को रिकंसाइल करना है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज विद दी एज पर पासबुक, यानी कि जो भी हमारा बैंक बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से उसको किसके साथ, विद दी पासबुक के बैलेंस के हिसाब से। और इस स्टेटमेंट में क्या हम शो करते हैं, विच शोइंग द कॉजेज, यानी कि कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है डिफरेंस के। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ आई है। अब हम इसके रीजंस पढ़ेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं कि हमारा स्टेटमेंट मतलब हम लोगों का बैलेंस जो है बैंक के साथ मैच नहीं हो पाता है। अब हम करेंगे रीजन, आखिर कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें एक्चुअल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिनकी वजह से हमारी कैश बुक बैंक की पासबुक से मैच नहीं होती। तो सबसे पहला रीज़न है ड्यू टू टाइमिंग। ड्यू टू टाइमिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बैंक की छुट्टी आ गई, हमने तो आज चेक जमा करा दिया था, बट बैंक की छुट्टी आने की वजह से बैंक ने उस चेक को अभी भी होल्ड पे रखा हुआ है, जमा नहीं हुआ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे कि लास्ट वर्किंग डे होता है कि भाई 31 जो भी हमारा मंथ है 31 जुलाई को छुट्टी आ गई, या फिर कोई फेस्टिवल आ गया तो छुट्टी आ गई। तो बैंक की जब छुट्टी आ जाती है, मतलब हर बार छुट्टी नहीं आती, लेकिन कई ऐसे रीजंस होते हैं कि भाई गैप आ जाता है हम लोगों का, ठीक है। तो उस वजह से चेक जो है हमने तो अपनी तरफ से डिपॉजिट करा बट बैंक में नहीं हुआ, या हमने अपनी तरफ से उसको क्लियर कर दिया यानी कि पेमेंट कर दी, हमने अपनी कैश बुक में उसको माइनस करके दिखा दिया, बट बैंक में अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो ड्यू टू टाइमिंग में इस चीज़ को हम समझते हैं कि भाई देयर इज़ अ गैप बिटवीन द टाइम, कि हम जिस दिन जमा करा रहे हैं ज़रूरी नहीं उसी दिन ही पैसा जमा हो जाए। जनरली भी हम जब चेक जमा कराते हैं तो 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं चेक को डिपॉजिट होने में। तो वही चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि आपने चेक इशू कर दिया, इशू मतलब माइनस कर दिया आपने चेक अपनी कैश बुक में से, पेमेंट साइट दिखा दिया, बट बैंक में अभी भी उसकी पेमेंट नहीं हुई। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि हमारी कैश बुक में एक अमाउंट है जो माइनस हो रखा है, लेकिन बैंक में अभी तक माइनस नहीं हुआ, तो बैंक में अभी भी हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा दिख रहा होगा, जबकि कैश बुक में कम दिख रहा होगा क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, यानी कि आपने चेक डिपॉजिट किया यानी कि प्लस किया, इशू मतलब माइनस, यानी कि आपने चेक डिपॉजिट, आपने अपनी कैश बुक में उसको डेबिट साइड लिख लिया, प्लस कर दिया, बट बैंक में अभी तक वो प्लस नहीं हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि हमारी कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, जबकि पासबुक में अभी तक वो बैलेंस प्लस ही नहीं हुआ, क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो बैंक का जो अमाउंट होगा वो कम दिखा रहा होगा। तो ये था ड्यू टू टाइमिंग्स। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, यानी कि काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती है जो बैंक करता है लेकिन हमें तब पता चलता है जब हमारे पास स्टेटमेंट आती है। तो अभी हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कैश बुक का और पासबुक का छोटा सा वो बना के दिखाऊंगी कि भाई क्या क्या फ़र्क आता है। देखिए, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब बैंक का प्लस करता है, होता है ना, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली हम लोगों को बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब हुआ पासबुक में वो चीज़ क्या हो गई, प्लस हो गई, लेकिन कैश बुक में वो चीज़ प्लस नहीं हुई है, वो चीज़ अभी भी प्लस नहीं है। तो यानी कि पासबुक में वो अमाउंट दिख रहा है प्लस में, लेकिन कैश बुक में नहीं दिख रहा वो पैसा, तो कैश बुक का अमाउंट हमारा कम शो हो रहा होगा और पासबुक का ज़्यादा शो हो रहा होगा।
सेकंड है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने चार्ज कर दिया या इन चार्जेस कट कर दिए किसी चीज़ के भी। हो सकता है कि कोई चेक डिसऑनर हुआ था, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। बैंक ने हमारे बेसिस पे कोई पेमेंट करी थी, उसका उसने चार्जेस कट करे, एटीएम के चार्जेस कट कर लिए, तो उस केस में क्या होगा, हमारी पासबुक में माइनस शो रहा होगा बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। ऐसे केस में हमारी पासबुक कम बैलेंस शो कर रही होगी जबकि कैश बुक ज़्यादा कर रही होगी, क्योंकि कैश बुक में अभी तक एंट्री ही नहीं हुई है। थर्ड है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक होता है कि जब हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। कई बार होता है ना कि हमारे घर की जब ईएमआई जाती है या फिर हमें कोई इंश्योरेंस पे करना होता है तो हम बैंक को ये कहते हैं कि भाई आप हर बार आप ही क्या कहते हैं इसकी पेमेंट कर दीजिए। जैसे हमारे अकाउंट में जो पैसा आता है, जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के हमें पता है कि जब हमारी इंस्टॉलमेंट्स कटती है तो हमें बैंक को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती, बैंक अपने आप ही उन इंस्टॉलमेंट्स को पे कर देता है, तो उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तब डायरेक्ट पेमेंट कर देता है बैंक। हमें कब पता चलता है, जब बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आती है कि अच्छा ये ईएमआई के पैसे कटे हैं, तो वही चीज़ आ जाती है कि बैंक में वो चीज़ माइनस हो रखी है लेकिन हमारे कैश बुक में उसके बारे में पता ही नहीं है हमें। तो कैश बुक का बैलेंस जो होगा ना वो ज़्यादा शो कर रहा होगा क्योंकि पेमेंट नहीं करी गई अभी तक हमने कैश बुक में, और पासबुक का बैलेंस कम शो रहा होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। कोई कस्टमर हमारा था, हमसे सामान लेके गया और उसने डायरेक्टली चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हमें अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी तब हमें पता चलेगा कि अच्छा इतने की सेल हमने करी थी। उस पर्सन ने हमें बोला तो था लेकिन हमें पता नहीं था कि बैंक में चेक ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया। तो इस केस में बैंक में जो पैसा होगा वो प्लस शो हो रहा होगा लेकिन हमारी कैश बुक में प्लस शो नहीं हो रहा। इस केस में क्या होगा कि हमारे पासबुक का जो बैलेंस है वो प्लस में होगा और कैश बुक का कम होगा। इसके बाद है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी कि आपने कोई बिल था जो बैंक से डिस्काउंट कराया था, यानी कि कोई पेमेंट आपको मिलनी थी आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ, लेकिन आपने बैंक से उसको पहले ही रिसीव कर ली। तो इस केस में क्या होगा कि आपका बैंक का बैलेंस जो है वो प्लस में शो हो रहा होगा। लेकिन अगर वो चीज़ डिसऑनर हो जाए, यानी कि उस बंदे से जिससे हमने पैसा लेना था उसने पेमेंट ही नहीं करी या उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो हमारी पासबुक का बैलेंस जो है वो किस में शो रहा होगा, नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा यानी कि डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद है बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कि बैंक ने कोई बिल था जो कि ऑलरेडी प्लस कर दिया, लेकिन बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कि बैंक में वो पैसा हो गया, क्या हो गया, जमा हो गया, लेकिन हमारे पास अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। इस केस में क्या होगा कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा और बैंक का ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो बैंक में रिकॉर्ड करी जाती है, लेकिन हमारे कैश बुक में हमें तब पता चलता है जब हमारे पास बेसिकली वो स्टेटमेंट आती है, राइट। इसके बाद थर्ड चीज़ है एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन क्या है भाई, गलती हो जाना या भूल जाना। ऐसा नहीं है कि बैंक गलती नहीं करता या बैंक नहीं भूलता, बैंक भी गलती करता है और भूलता भी है। और जैसे कि हमारी भी हैबिट होती है कि हम भी कई बार गलती करते हैं और भूल भी जाते हैं, तो सेम बैंक के साथ भी गलतियाँ होती हैं और हमारे साथ भी होती है कि जैसे सपोज हमने 325 की जगह 352 लिख दिया, बैलेंस मैच नहीं होगा क्योंकि बैंक ने ये लिखा होगा और हमने ये लिखा है, तो इस केस में भी बैलेंस मैच नहीं होता। तो एरर एंड ओमिशन मतलब मैंने चेक बैंक में जमा करा दिया बिना एंट्री करे, यानी कि मैं एंट्री करना कैश बुक में भूल गई और बैंक में जमा करा दी, तो उस केस में भी हमारा जो बैलेंस है वो मैच नहीं होगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके बेसिस पर हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन में हमारा डिफरेंस आता है। अब हम इसके आगे जो करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना थियोरटिकल कंसेप्ट है वो हो गया है, हमें पता चल गया कि क्या क्या रीजंस रहते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे पहुंचेंगे। तो इस चैप्टर में हमें कितने मेथड करने हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिए इस चैप्टर में हमें 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली कैश बुक से पासबुक पे जाना आता है या फिर पासबुक से कैश बुक पे जाना आता है। अब कैश बुक का बैलेंस या तो पॉजिटिव दे रखा होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव अगर प्लस में दे रखा है तो उसे हम फेवरेबल बोलते हैं, और नेगेटिव यानी कि अनफेवरेबल, यानी कि हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव है। सेम पासबुक में भी है, पासबुक में पॉजिटिव भी दे रखा होगा या फिर नेगेटिव दे रखा होगा। हमें कैश बुक से अगर गिवन है तो पासबुक का आंसर फाइंड आउट करना है, कैश बुक का अगर पासबुक का गिवन है तो कैश बुक का निकालना है। तो यानी कि टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं।
हम प्रैक्टिकल पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और एक कंसेप्ट के थ्रू ही हम सारे मेथड को करते हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज़ होता है, नो, हमें कंसेप्ट एक ही यूज़ करना है। जो चीज़ हमने आज के थ्योरेटिकल कंसेप्ट में सीखी है वही कंसेप्ट यूज़ करना है और उसी से हम सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और उस ट्रिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।